सामने देखना सब लोग। सबके पास क्या बोलते हैं, कल कहाँ तक पढ़ लिया था, वो हो गई थी सेकंड यूनिट का, थोड़ा सा बचा था, बस इतना ही बचा था, बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा था, थोड़ा सा पार्ट बचा था सिर्फ। ठीक है, तो योग्यता 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 योग्य 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 ये बचा है मॉनेटरी पॉलिसी। सामने देखो बेटा क्या लिखा है, अरे आंखें खोलो, क्या लिखा है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड, आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी यूनिट का नाम है इसके बाद वाली का। तो यार मॉनेटरी पॉलिसी तुमने पढ़ी नहीं, उसका इफेक्ट कैसे समझोगे तुम जब तक वो पता ही नहीं कि होती क्या है। समझ रहे हो, मॉनेटरी पॉलिसी और मनी सप्लाई क्या रिलेशन है इनमें। अब तुम एक ही शब्द इनमें से जानते हो, दूसरा तो जानते ही नहीं हो। भाई मनी सप्लाई तो समझ गए, मॉनेटरी पॉलिसी तो नहीं जानते ना आप। क्या चाहिए, एसी लगेगा, आगे वाला चला, फिर आगे वाला चला लें, आगे वाला पीछे वाला चलाएगा, चला ले, पीछे वाला चला ले, ये चलाना है। सर्दी वर्दी में तो नहीं मर जाओगे। पीछे वाला चला के देखते हैं, ठंडा को जाएगी, थोड़ी आ जाएगी, नहीं नहीं आ जाएगी। देखो चलो बातें नहीं, सामने देखो। अरे अब बात समझ गए, मॉनेटरी पॉलिसी अभी पढ़ी नहीं अपन ने, तो ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ सकते जब तक वो नहीं पढ़ लेते, ठीक है। सो पहले अभी वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद इस पे आ जाएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी का ये एक पार्ट होता है क्या, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये भी तभी पढ़ लेंगे, एक साथ ही पढ़ेंगे पूरा, ठीक है चलो ये सारा पोर्शन, ये दो ही तो है टॉपिक, ये उसके बाद पढ़ लेंगे, ठीक है। स्टार्ट आ जाते हैं अगली यूनिट पे। ढंग से सुनना बेटा, मैं बोलूंगा कम और कम बोलने में काम करूंगा ज्यादा। क्या है यूनिट का नाम, मॉनेटरी पॉलिसी है, गवर्नमेंट फिजिकल में आता है, लेकिन उसका रिलेशन तो उससे भी है ना। अरे मतलब वो एक साथ पढ़ लेंगे, दो ही तो है मॉनेटरी पॉलिसी, फिर वो एक एक करेंगे, एक को छोड़ेंगे एक को करेंगे, दोनों कर लेंगे एक साथ। हाँ भाई, तो मॉनेटरी पॉलिसी करें स्टार्ट। फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट। बजट, फिजिकल पॉलिसी का मेन मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट अपने बजट से ठीक करेगी। बजट में कितने कंपोनेंट होते हैं, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक पब्लिक डेट। सही बात है, बताया था। तो ये तीनों का यूज करती है, वो होती है फिजिकल पॉलिसी। आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी काय के लिए होती है, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। करेक्ट। बोल सर मनी डिमांड को भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल ऑब्वियसली। तो मॉनेटरी पॉलिसी किन दो चीजों को कंट्रोल करने के लिए बनी है, मनी डिमांड और मनी, समझ गए। इक्विलिब्रियम कब होगा देश में, सब बढ़िया कब चलेगा, इक्विलिब्रियम कब होगा, जब जितना मनी का डिमांड है उतनी ही क्या हो, तो सब बढ़िया चलता रहेगा, है ना। कब देश में गड़बड़ हो जाती है, जब भी इन दोनों में इक्विलिब्रियम ना हो। मतलब आप कहाँ चले गए थे इतने दिन, छुट्टी मार लेते दीदी, सब ठीक है घर पे, कोई बात बाद में बताना। हाँ भाई, तो क्या होता है, मनी डिमांड और मनी सप्लाई, है ना, दोनों का बराबर रहेगा तो बढ़िया रहेगा देश। और जहाँ इसमें डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है वहीं गड़बड़ हो जाती है। मतलब अगर मान लो डिमांड है ज़्यादा, सप्लाई है कम मनी की, तो डिमोनेटाइजेशन जैसी हालत हो गई थी हमारी, बुरी हालत। चाहिए थे लेकिन थे नहीं पैसे, तो मनी सप्लाई कम थी, तो क्या उससे हो गया, देश में डिमांड कम हो गई। और डिमांड कम होना तो कभी भी अच्छा, मैंने आपको हमेशा बताया, वो तो गलत बात है, होनी नहीं चाहिए, है ना। उससे फिर बहुत तगड़े ट्रैप में फंस सकते हैं हम, बहुत बुरे वाले में निकल नहीं पाते फिर हम इजीली। तो अच्छा, कई बार होता है कि डिमांड उतनी नहीं है, सप्लाई ज़्यादा हो गई, अब पैसे ज़्यादा फूटते हैं तुम्हारे हाथों में, तब क्या करते हो तुम, ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड कर लेते हो, तो भी क्या हो जाता है फिर, इन्फ्लेशन, वो भी गलत है। समझ गए मेरी बात, दोनों ही सिचुएशंस गलत होती हैं। कहाँ सही होता है, जहाँ दोनों बराबर हो। इन दोनों को ठीक बनाए रखने में का काम किसका है, मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। इन दोनों को बराबर लेवल पे बना के रखना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, और ये फ्रेमवर्क मतलब इसका सिस्टम भी समझेंगे हम, कैसे सिस्टम चलता है और कैसे मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजंस होते हैं वो भी समझेंगे। तो सर सबसे पहले तो बताओ कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है।
तो जब भी हम मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स का यूज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। सो व्हेन वी यूज द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो जब भी हम मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, व्हेन द मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक, देखो जब भी आपके देश का सेंट्रल बैंक किसका इस्तेमाल करता है, कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स का, काय के लिए करता है, टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, to regulate the cost of money, to regulate the use of money and credit। समझ में आया, काय के लिए करता है सर इनको कंट्रोल, टू अचीव द मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स सच एज, क्या थे गोल्स फिस्कल पॉलिसी में भी यही थे चार, क्या रखना, प्राइसेस को स्टेबल रखना, देश में पोटेंशियल जीडीपी, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना, है ना, स्टेबल करेंसी रखना। तो इसको ये सारी इसको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूं, अच्छे से सुनो, डेफिनेशन याद हो जाएगी। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी मींस व्हेन द सेंट्रल बैंक यूजेस द मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, काय के लिए, टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी एंड द यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट, टू अचीव, क्या अचीव करने के लिए, टू अचीव द मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। कौन कौन से, जैसे कि प्राइस स्टेबिलिटी, है ना, वो इक्विलिब्रियम बनाए रखना, इक्विलिब्रियम बिटवीन एडी एंड एएस, ठीक है, पोटेंशियल जीडीपी अचीव करना, फुल एम्प्लॉयमेंट, स्टेबल करेंसी। तो ये जो टूल्स को यूज करते हैं हम नहीं, कौन, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक जब भी मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है, देश में मनी सप्लाई को, मनी की डिमांड को, अवेलेबिलिटी को, उसके यूज को रेगुलेट करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। चलो, इसके भी सेम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो फिस्कल पॉलिसी के होते हैं। काम तो, अचीवमेंट तो वही, दोनों की उससे वही करना है, मतलब हम दोनों पॉलिसी से अचीव तो वही करना चाहते हैं ना देश में। मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स जो है हमारे, गरीबी कम हो, इक्विलिब्रियम हो देश में, फुल एम्प्लॉयमेंट हो, कोई बेरोजगार ना हो, प्राइसेस स्टेबल हो, तो ये तो गोल्स है ना हमारे, कॉमन ही तो गोल्स हैं। इन सभी कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्या बनाते हैं, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, सेंट्रल बैंक। चलो, क्या होता है सर इसमें, सर जो भी एक्शन सेंट्रल बैंक लेता है ना, वो सब काय के लिए होते हैं, वॉट एवर द एक्शंस taken by the central bank which aims at directly controlling the supply of money and indirectly controlling the demand of money। ये लाइन भूल मत जाना, मेरे से पढ़ते हो तुम लोग, याद रख लेना। सेंट्रल बैंक डायरेक्टली कंट्रोल करता है किसको, मनी की सप्लाई को, डिमोनेटाइजेशन कर सकता है, पैसा कम प्रिंटिंग को स्लो कर सकता है, शटडाउन भी कर सकता है थोड़े टाइम, लो बंद करो प्रिंटिंग, छापो मत। वो सप्लाई को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है, लेकिन डिमांड को इनडायरेक्टली। अब मान लो ये भाई है कृष्णा, खूब पैसा लेके बैठा है, दमादम डिमांड कर रहा है भाई साहब, इसको थोड़ी रोक सकता है सेंट्रल, बोलो ओए, कनपट्टी बंदूक ला के बोलो ओए ओए ओए, गाड़ी नहीं खरीदेगा, ऐसे थोड़ी होता है। मॉनेटरी वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, इनडायरेक्टली कर सकता है। कैसे, इसको लोन ही नहीं देने देगा, समझ गए। बोला सर लोन तो ये कमर्शियल बैंक पे लेने जाएगा, हाँ तो वो अपना ही तो औलाद है, उसको लगाएंगे फोन, बोला बेटा कौन, हेलो बाप बोल रहा है तुम्हारा, तो बोला लोन नहीं देना कृष्णा को। बोला, अब वो बोल रहा है उधर से कमर्शियल, बोलो सर मैं कैसे मना करूं, अरे मैंने कहा मना मत कर, इंटरेस्ट ज्यादा लगा दे। बोलो सर वो तो उससे भी नहीं मान रहा, बोला फिर भी, बोला दे दो लोन। बोला मैंने कहा उससे सिक्योरिटी मांगना, कोलेट्रल सिक्योरिटी मांग, गिरवी रखवा, मोर्टगेज रखवा। अरे तरीके हजार होते हैं जी। तो डायरेक्टली कंट्रोल किसको करता है, मनी की सप्लाई को, इनडायरेक्टली किसको कंट्रोल करता है, एग्जाम का क्वेश्चन है ये भी, समझ में आया। सेंट्रल बैंक कैन डायरेक्टली कंट्रोल द मनी सप्लाई बट इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द मनी डिमांड। बोलो समझ में आया। नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेट्स बाय, कैसे ऑपरेट करती है मॉनेटरी पॉलिसी, सर डिमांड को स्टिमुलेट करती है बाय स्टिमुलेटिंग और डिस्करेजिंग द इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन स्पेंडिंग बाय इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स। देखो सुनना अच्छे से, सर मॉनेटरी पॉलिसी कैसे, मतलब काम कैसे करती है, क्या करती है, तो ये क्या करती है ना, ये इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करती है, इन्वेस्टमेंट बाय दी फर्म्स, सप्लाई कौन करता है, फर्म्स, तो उनकी तो इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करेगी। हाउस होल्ड डिमांड करते हैं ना, कंजम्पशन करते हैं, तो उनके किसको इफेक्ट करेगी, कंजम्पशन को। समझ में आ गई मेरी बात, बोलो पक्का, सिंपल है। तो
तो याद रखना ये बात। कैसे मॉनेटरी पॉलिसी कैसे इफेक्ट करता है, दो चीजों पे हिट करता है वो। कौन कौन सी दो चीजें हैं सर? इट हिट्स द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट भी कर सकता है और डिस्करेज भी कर सकता है। ऐसे ही कंजम्पशन को बढ़ा भी सकता है और, तो बाय स्टिमुलेटिंग और बाय डिस्करेजिंग द इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म्स एंड कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड्स। क्लियर है? पक्का? भूल तो नहीं जाओगे? आगे आ जाओ। मॉनेटरी पॉलिसी, सर ये सिस्टम में क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी की सिस्टम कैसा बना है, क्या है सिस्टम? तो सुनो, इसके सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसके क्या नए ऑब्जेक्टिव्स है, क्या वही ऑब्जेक्टिव्स है जो उसके थे वही इसके हैं। फिर क्या समझेंगे हम समझेंगे एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इसको समझने की कोशिश करेंगे इसको। और फिर हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कैसे काम होता है इसके अंदर। ठीक है, तो तीन चीजें पढ़ेंगे। हाईलाइट मैंने दो पे किया है, कोई तो कारण होगा, समझ गए? होती है तीन चीजें, हम पढ़ेंगे दो चीजें। चलो स्टार्ट करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव से। सर मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के पीछे सेंट्रल बैंक का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या उद्देश्य होता है? देखो सबसे पहला आरबीआई एक्ट, कल बताया था क्या, कितने बजे आई थी, कितने बजे क्या मतलब कब आई थी? 1934। आरबीआई कब आया था? 1 अप्रैल। बेटा भूला मत करो, मेरे पापा का बर्थडे आता है 1 अप्रैल को, समझे ना? अप्रैल फुल नहीं बना रहा, सही में 1 अप्रैल को आता है। तो 1 अप्रैल 1935 तो आरबीआई आया था, लेकिन उसको पावर्स कब बनी थी, एक्ट कब आई थी? 1 साल पहले, आरबीआई एक्ट 1934। और उसको पावर्स दी गई थी, सुनिएगा, कोई भी पावर कौन देता है? संस्था को पावर देनी पड़ती है एक्ट बना के। समझ में आ गई मेरी बात? आपने सुना है एक नाबार्ड, आरबीआई सुना है? आरबीआई, आरबीआई ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, लेकिन उससे पहले क्या ही होगी? आरबीआई एक्ट। नॉर्मली एक्ट पहले आती है नॉर्मली, बट कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आई हैं कि पहले संस्था आई है, उसको पावर्स बाद में मिली है। सेबी सुना है? सेबी का नाम सेबी है ना? सेबी आया था 1988 में, लेकिन उसको पावर्स कब मिली? 1992 में। समझे कि नहीं समझे? तो पहले इंस्टीट्यूशन आया, एक्ट बाद में आई। लेकिन ऐसा कभी कभार होता है, एक्सेप्शन। नॉर्मली हमेशा पहले क्या होता है? पहले एक्ट आती है, फिर इंस्टीट्यूशन आता है। सही ना? पहले माँ बाप आएंगे ना, बाद में बच्चा आता है। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा ही होता है प्रोसेस। तुम जानते तो हो नहीं, अब मुझे ही बताना पड़ेगा ना तुमको, तो है कि नहीं? नॉर्मल तो यही चलता है मामला, नॉर्मल। एक्सेप्शन में आजकल उल्टा भी होता है, पहले वो हो जाते हैं, बाद में शादी वादी करते हैं और डिसाइड करते हैं ऐसा। चलिए, सो होता है, लेकिन वो ऐसे कभी कभार, नॉर्मली तो यही होता है ना सर। तो सुनना, आरबीआई एक्ट कब आई? 1934 में। उसने पावर्स दी किसको? आरबीआई को। काहे की? बोला आज से तू बाप है। उससे पहले आरबीआई क्या था? आरबीआई एक इंस्टीट्यूशन था, बट उसको बाप किसने बनाया? आरबीआई एक्ट ने। बोला आज से तू बाप है, आज से तू इन सबको क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। यू विल रेगुलेट द इशू ऑफ द बैंक नोट्स। सारे नोट्स कौन इशू करेगा? उसको रेगुलेट कौन करेगा? तेरे को देते हैं जॉब पावर्स। समझ में आई मेरी बात? आज से तेरे को बैंकों का क्या बना दिया? बाप बना दिया। ठीक है, किसने बनाया? आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, एंड देश में सारे रिजर्व्स को भी कौन रखेगा? वो भी तुम ही रखोगे। बोले क्यों? वो क्यों रखूं, मेरे को क्या करना उससे? अरे यार उससे क्या आती है? मॉनेटरी स्टेबिलिटी। समझ रहे हो मेरी बात? तो यू विल एक जिम्मेदारी दी तुम आरबीआई को, क्या कि आज से क्या करोगे? यू विल सिक्योर, यू विल कस्टडी द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कस्टडी भी कौन रखेगा? तुम रखोगे। काहे के लिए सर? देश की जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबल रखने के लिए। नहीं तो रुपए की इज्जत गिर जाती ना बार बार। अरे बताया था ना, इंडियन रुपए की इज्जत गिर जाती है डॉलर्स के कंपैरिजन में बार बार, तो वो ना हो, अपने रुपए की इज्जत बनी रहे। समझ में आई मेरी बात? तो इसके लिए जिम्मेदारी किसको दी गई? आरबीआई को। काय की जिम्मेदारी दी? टू कीप द रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। समझ में आ गई मेरी बात? नेक्स्ट, ऑपरेटिंग करेंसी। देश में करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी किसको दी? ठीक है, सो ऑपरेटिंग द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम टू इट्स एडवांटेज। देश के भले के लिए देश की करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को भी कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई। उसको ये जिम्मेदारी दी। क्लियर है? किसने दी? उसने किसने दी? आरबीआई एक्ट ने दी। तो आरबीआई एक्ट ने क्या क्या उसका काम है, क्या क्या जिम्मेदारी आरबीआई की? टू रेगुलेट द इशू ऑफ द बैंक नोट्स। फिर और क्या काम है उसका? टू टेक द कस्टडी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कस्टडी भी वही रखता है। क्यों रखता है?
टू सिक्योर द मॉनेटरी स्टेबिलिटी, राइट, इंडियन रुपए की इज्जत बनी रहे ना। फिर क्या करता है, करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को भी कंट्रोल करता है देश के भले के लिए। समझ में आगे करेंसी सिस्टम क्या होता है, कौन से नोट छपेंगे, कौन से बंद होंगे, कौन से बंद होके फिर चालू होंगे, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। कितना छपेंगे, कितने तेजी से छपेंगे, कितने छपेंगे, वो सब ये डिसाइड करता है। क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, बच्चे कितना लोन बांटेंगे, बच्चे कौन, तो बच्चे कितना लोन बांटेंगे, कब कम बांटना है, कब ज्यादा बांटना है, तो ये सब भी डिसाइड कौन करता है, आरबीआई। वो बोले वो कैसे डिसाइड करता है सर, वो कैसे कर सकता है डिसाइड, अरे बाप है वो क्या है वो, बाप है। और वो क्या रखवाता है बच्चों से, रिजर्व्स, बच्चों से पैसे छीन के उनके पास जो भी डिपॉजिट्स आते हैं उनके पैसे किसके पास रखवा लेता है, खुद के पास। और जब आपके पास पैसे किसी और के पास पहुंच जाते हैं तो वो आपको क्या करता है, कंट्रोल, क्या करने की कोशिश करता है। इसलिए तो बोलते हैं अपने पैसे ज्यादा किसी के कंट्रोल में देने नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पैसे दे दिए किसी के कंट्रोल में, ज्यादा पैसे आपके उसके ऊपर इकट्ठा हो गए तो फिर वो आपको कंट्रोल करेगा, आप उसको नहीं करोगे। समझ में आ गई क्या मेरी बात। ठीक, कई बार पता नहीं तुमसे तो नहीं पूछेंगे लेकिन हाई लेवल एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स में पूछ लेते हैं, बोला आरबीआई को उसका बाप किसने बनाया, आरबीआई को पावर कैसे दी उसने, भाई उसको पावर ऐसे मिली क्योंकि वो क्या करता है, उससे रिजर्व्स रखवाता है। तो ये जो रिजर्व्स रखवाता है उससे वो उसका क्या बन गया, बाप, क्योंकि उससे वो कंट्रोल मिल गया उसको। जब आपका पैसा किसी और के पास रहेगा तो उसके पास कंट्रोल आ ही जाएगा ना इनडायरेक्टली, देख लो आप। तो ये चीजें होती है। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, पक्का। चलो, सो देश में करेंसी सिस्टम और क्रेडिट सिस्टम को भी कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर देश की मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई मतलब मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाते हैं, टू मेंटेन द जुडिशियस बैलेंस बिटवीन द प्राइस स्टेबिलिटी एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये दो चीजें हैं और अलग अलग हैं, और दोनों कैसी होती हैं, कॉन्ट्रास्टिंग। अगर देश में प्राइस को स्टेबल रखोगे तो ग्रोथ नहीं होगी, और ग्रोथ करोगे तो स्टेबल नहीं होगी। बात सच है, कड़वी है लेकिन करेक्ट है। ये दोनों कैसी चीजें हैं, दोनों को आप एक चीज को चाहोगे दूसरी चीज काम होगी। अगर आप चाहते हो इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो भैया फिर तो दमादम इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना, तो फिर क्या होगा, फिर देखो प्राइस के बारे में मत सोचो, फिर तो महंगाई होगी, क्योंकि महंगाई होगी तभी तो कोई आगे बढ़ेगा ना। महंगाई होगी तो मैं इकोनॉमिक्स की फीस कर दूंगा डबल, कोई आगे बढ़ेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। मैं आगे बढ़ूंगा तो ही देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे शाम की चीजें और आगे बढ़ेगी। इकोनॉमी चलती है ना। अरे यस और नो, माय कंजम्पशन इज समवन एल्सेस इनकम, राइट, देख लो आप। सो सिंपल है ना। फिर आप प्राइस मत देखो, चाहे इको की फीस कितनी भी बोला आओ धमाधम भर के आओ, समझ गए ना मेरी बात। तो फिर वो देखो वही वाली बात है, ग्रोथ चाहिए तो प्राइस स्टेबल नहीं होगी, और प्राइस को अगर स्टेबल रखना है तो ग्रोथ नहीं होगी। फिर अगर आप चाहते हो, ज्यादा हवा में कई बार आ जाते हैं ना वो, चुनाव के चक्कर में भाषण देने लग जाते हैं, हाय महंगाई, छाती पीटने लग जाते हैं खुद की, हैं, तो जैसे औलाद मर गई उनकी, तो हाँ और क्या, तो बोलो महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। अबे तो ग्रोथ भी तो तभी होगी ना। तुम चाहते हो कि 20 साल पहले वाले पेट्रोल के दाम हो लेकिन खुद की कमाई ज्यादा हो, बड़े नीचे हो यार, हैं, डबल स्टैंडर्ड्स है तुम्हारे। यही है आदमी के डबल स्टैंडर्ड्स, चाहता है कि खुद की तो कमाइयां बढ़े लेकिन खर्चे ना बढ़े। ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी कमाई बढ़ेगी तो भाई दूसरे की भी तो कमाई बढ़ेगी, समझ रहे हो मेरी बात, है कि नहीं। अब भाई मान लो तुम्हारा पेट्रोल पंप है तो तुम्हारी कमाई कब बढ़ेगी, जब पेट्रोल लो तो फिर। अब लेकिन बाकी जनता के लिए तो नहीं है ना, वो बोलो पेट्रोल महंगा हो गया, अरे अगले की तो कमाई बढ़ रही है ना, खुश होना चाहिए तुमको यही बात है बेटा, दुनिया में बड़ा मुश्किल है कि एक चीज को अचीव करोगे तो दूसरी वाली ये वाली नहीं होगी। तो इनमें बैलेंस बनाए रखना, यही तो काम है किसका। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो अमीर तो हो जाएगा खुश, गरीब हो जाएगा नाराज। अच्छा ज्यादा प्राइस स्टेबल रखोगे तो गरीब हो जाएगा खुश, अमीर हो जाएगा नाराज। और दोनों को ऐसा नहीं चल सकता है। दोनों में मैंने कहा था ना, एक माँ के दो बच्चे, एफिशिएंसी और इक्विटी बढ़ाया था कंजरों पब्लिक फाइनेंस की फर्स्ट यूनिट के अंदर, ठीक है। सो इफ यू ट्राई टू अचीव इक्विटी तो गरीबों का तो भला हो जाएगा, अमीर पीछे रहे वो नाराज हो जाएंगे, सही है। अगर आप एफिशिएंसी में जाओगे अमीरों को खुश करने के चक्कर में तो गरीब नाराज हो जाएंगे, तो वो तो नहीं हो सकता है। तो दोनों को क्या रखना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा। टू अचीव दिस बैलेंस यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस। तो ये बैलेंस को मेंटेन करना प्रॉपरली, प्राइस स्टेबिलिटी और इन दोनों का बैलेंस बनाए रखना। देखो ग्रोथ भी होते रहे, थोड़ी थोड़ी प्राइस स्टेबिलिटी, तो ये बैलेंस बनाता रहता है, समझिए। हल्की सी ग्रोथ थोड़ा थोड़ा रही, हल्की सी ग्रोथ थोड़ा थोड़ा रही, ऐसे करके ये बैलेंस बहुत जरूरी है। सो ये किसका काम है,
आरबीआई का काम है, क्या काम है? टू मेंटेन अ बैलेंस, जुडिशियस बैलेंस बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और क्या काम है? अरे वही 4 काम है यार। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उसके? एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव्स। सुनना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज कौन से देश बोला? क्योंकि डेवलप्ड के अलग हो सकते हैं, सारे देश बराबर थोड़ी हैं। तुम्हारी प्रायोरिटीज अलग है, अमेरिका की अलग है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? आप डेवलपिंग और डेवलप्ड है तो तुम दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम थोड़ी हो सकते हैं। वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा, उसके अलग ऑब्जेक्टिव्स है, तुम्हारे अलग हैं। तुम्हारे क्या है? डेवलपिंग के क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स? नंबर 1, देश में क्या रहे? इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन रहे, है ना। एंश्योर एडिक्वेट क्रेडिट फ्लो टू ऑल सेक्टर्स। सभी प्रोडक्टिव सेक्टर्स को क्या मिलता रहे? रेगुलरली क्रेडिट मिलता रहे। अरे आगे बढ़ने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है ना यार, तो रेगुलरली सबके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट रहे, जो भी प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं। तीसरी बात, इंटरेस्ट रेट्स क्या रहनी चाहिए? मॉडरेट रहनी चाहिए टू एनकरेज द इन्वेस्टमेंट। आगे की नहीं आई बात समझ? कम भी अच्छी नहीं होती, ज्यादा भी अच्छी नहीं होती, मॉडरेट रहनी चाहिए। समझ में आई मेरी बात? और लास्ट क्या होता है? क्रिएशन ऑफ एफिशिएंट मार्केट ऑफ फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। याद करो, मैंने पढ़ाया था आपको उसके अंदर GSEC, आरबीआई डायरेक्ट रिटेल फैसिलिटी ऑनलाइन। उसने अभी पोर्टल चालू किया था, पब्लिक डेट वाले टॉपिक में पढ़ाया था, खोल के देख लेना आप। बजट वाले यूनिट में पब्लिक डेट नाम का टॉपिक पढ़ाया था। उसके लास्ट में लिखा है गवर्नमेंट ने अभी 2022 में क्या बनाया? मई के अंदर आरबीआई रिटेल डायरेक्ट ऑनलाइन पोर्टल बनाया, जहां पे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता बेचता है। बताया था मैंने आपको, समझ में आया? ताकि गवर्नमेंट को बोरो करने की जरूरत ना पड़े, पहले से ही फंड्स खूब मिले हो। समझ में आया? पढ़ते रहा करो बेटा, नहीं तो लंका लग जाएगी। तो ये सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के लिए बढ़िया मार्केट तैयार करना, ये भी किसका काम है? मॉनेटरी पॉलिसी का। आरबीआई नहीं तो बनाया है ना, देख लो आप। आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक है। आरबीआई तो बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी, और ये मॉनेटरी पॉलिसी का ही पार्ट है गवर्नमेंट को सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप करना। देखो प्राइवेट सेक्टर में तो सिक्योरिटी मार्केट डेवलप्ड है, शेयर वेयर एकदम डेवलप्ड मार्केट है, बढ़िया। लेकिन सरकारी सिक्योरिटीज का मार्केट कोई था ही नहीं, तो उसने एक बनाया, एक मार्केट बनाया, एक पोर्टल बनाया। समझ में आया? किसने बनाया? आरबीआई ने। तो ये काम भी आरबीआई का उद्देश्य है, गोल है उसका। चलो खत्म हो गया? खत्म। अब आ जाओ इधर, पढ़ा चुका हूं और रट लेना अभी तो। फिस्कल पॉलिसी कब इनइफेक्टिव हो जाती है? जब देश में क्या हो जाए? क्राउडिंग आउट हो जाती है, तो फिस्कल पॉलिसी फिर काम नहीं करेगी तुम्हारी। ऐसे ही मॉनेटरी पॉलिसी कब इनइफेक्टिव हो जाती है? जब देश किस में फंस जाए? पढ़ाया था कि लिक्विडिटी ट्रैप, बस याद रखना तो बेटा। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं मेन टॉपिक, क्या नाम है इसका? ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ट्रांसमिशन क्या होता है? अब देखो, मेरे अंदर कोई बात है, वो तो है नहीं, कोई बात है जो बतानी है। अब मान लो मेरे को तुम्हें पढ़ाना ही है ना, तुम्हें नॉलेज मेरे अंदर है, मुझे आप तक वो पहुंचानी है, तो मैं उससे पहले क्या करूंगा? एनक्रिप्ट करूंगा एक, मतलब उसमें मैं अपने उसमें उसको बोलूंगा, मैसेज बोलूंगा, है ना। तुमने सुना होगा, बीएसटी में भी था, है ना, कैसे मैसेज कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो पहले मैं उसको एनक्रिप्ट करूंगा मैसेज को, ठीक है, फिर उसको भेजूंगा, फिर तुम उससे पहले क्या करोगे? डिकोड करोगे, समझ गए। तो ये सारी चीजें होती है ना, प्रोसेस ऑफ कैसे कम्युनिकेशन काम करता है। तो वैसे ही है कि कैसे, देखो आरबीआई कोई चीज करेगा, आरबीआई तो क्या करता है, उसके कंट्रोल में क्या है? इंटरेस्ट रेट्स। तो वो कोई चीज, एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो इंटरेस्ट रेट में चेंज करेगा, उससे कैसे इफेक्ट देश में पहुंचेगा, ये सोचने वाली चीज होती है। क्योंकि आरबीआई तुमसे तो डायरेक्टली डील ही नहीं करता, अरे आरबीआई तुमसे थोड़ी डील कर रहा है कोई डायरेक्टली। फिर आरबीआई कैसे इफेक्ट डालता है देश की इकोनॉमी पे, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हम पढ़ेंगे कैसे वो इंपैक्ट ट्रांसमिट होता है, समझ गए? क्योंकि ट्रांसमिट मतलब ट्रैवल करता है। मैं हूं आरबीआई, मैं कोई चीज करूंगा, कैसे, अब जो मैंने चीज करी, मान लो इंटरेस्ट रेट्स मैंने बढ़ा दी, कोई एग्जांपल, मान लो सीआरआर बढ़ा दिया, एक चीज होती है कैश रिजर्व रेशो, वो मैंने बढ़ा दी, मान लो जो भी होती है, रेट बढ़ा दी। अब वो रेट जो मैंने चेंज करी, उससे कैसे इंपैक्ट ट्रैवल करेगा, कैसे इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा, वो कैसे ट्रैवल करता है, उसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? समझ में आ गई मेरी बात? तो सुनिएगा, तो सबसे पहले आरबीआई क्या करता है? वो मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करता है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या होता है? चेंजेस टू मॉनेटरी पॉलिसी। हाउ द चेंजेस टू मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट्स। आरबीआई कैसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करेगा, उससे किस पे प्रभाव आएगा?
किस पे प्रभाव आएगा? इंटरेस्ट रेट्स पे। और फिर दूसरी स्टेज में हम क्या पढ़ते हैं, देखो दो स्टेज होती है इसके अंदर। पहले आरबीआई क्या करेगा? पहले वो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करेगा, फिर उससे प्रभाव आएगा किस पे? इंटरेस्ट रेट पे। ये हो गया फर्स्ट स्टेज। फिर सेकंड स्टेज में क्या होता है? अब इंटरेस्ट रेट से प्रभाव आएगा कैसे? देश पे। तो ये दो में होता है। ट्रांसमिशन प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अरे कोई पूछेगा नहीं लेकिन बताता हूं मैं सब। So transmission process can be divided into two stages. First stage is how the monetary policy will affect the interest rates. ठीक है? Second stage, how the interest rates will affect the economic activities and inflation. फिर से बोल रहा हूं हिंदी में। ट्रांसमिशन प्रोसेस के अंदर दो स्टेजेस होती है। पहले कि आरबीआई पहले कैसे मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करेगा और उसका प्रभाव कहां पे आएगा? कैसे? इंटरेस्ट रेट पे आएगा। फिर दूसरा क्या होता है? कैसे इंटरेस्ट रेट्स इफेक्ट करेगी देश की इकोनॉमिक गतिविधियों पे और इन्फ्लेशन पे। तो ये दो स्टेजेस में हम इस प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है? तो ये इंग्लिश में लिखा है बस। व्हाट इज ट्रांसमिशन? ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है? द ट्रैवलिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कैसे वो इफेक्ट करेगी। हाउ चेंजेस मेड बाय द आरबीआई, ठीक है, हाउ चेंजेस मेड बाय द आरबीआई टू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी विल फ्लो थ्रू, कैसे वो फ्लो करेगा कहां तक? इकोनॉमिक एक्टिविटीज तक और इन्फ्लेशन तक। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट चेंज करी, कैसे वो प्रभाव कहां तक पहुंचता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी तक और इन्फ्लेशन तक। समझ में आया? सो ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स होती है। दिस प्रोसेस इज वेरी एंड देयर इज अ लार्ज डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। देयर इज अ लार्ज डिग्री, बहुत इसमें अनसर्टेनिटी होती है अबाउट द टाइमिंग। क्या पता है इंपैक्ट थोड़ा लेट हो जाए, होता है कई बार। आरबीआई ने कोई पॉलिसी चेंज करी, सोच के करी थी कि उसका इम्पैक्ट 2 क्वार्टर में आ जाएगा, 6 महीने में आ जाएगा, लेकिन इम्पैक्ट आते आते 1 साल लग गया। हो जाता है कई बार। उसके भी अपने अपने कारण है, लैग हो जाता है, बताया था ना मैंने आपको, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सो कई बार ये इसके टाइमिंग और इसके साइज, कई बार आरबीआई ने सोचा कि इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा लेकिन उतना नहीं पड़ा, कम पड़ा, तो ऐसा भी हो जाता है। कई बार उतना इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए था, या कई बार इंपैक्ट आने में क्या हो जाता है? लेट आना चाहिए था, 6 महीने में आया कितने? 1 साल में। तो ये दो चीजें हमेशा क्या रहती है? थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी रहती है। अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है? अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कुछ भी हो सकता है। आरबीआई देखो, आरबीआई खुले मन से अच्छे मन से करता है, लेकिन उसमें फिर भी तो क्या हो सकता है? बहुत, फिर भी देयर इज अ लार्ज लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी काय में? अबाउट द टाइमिंग एंड अबाउट द साइज ऑफ द इम्पैक्ट। हो सकता है टाइमिंग लेट हो जाए, हो सकता है साइज ऑफ इंपैक्ट क्या हो जाए? कम या ज्यादा। सोचा था इफेक्ट कम आएगा, इफेक्ट आ गया, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर मैं यहाँ इन सिंपल टर्म्स ट्रांसमिशन को दो स्टेज में हम बांट सकते हैं। पहला, हाउ मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट्स द इंटरेस्ट रेट्स। दूसरा, हाउ इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन्फ्लेशन। ऐसे रटाते हैं समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। सो करें स्टार्ट। ठीक है? क्या हो जाता है बताया ना अभी, टाइम लैग हो जाता है। कई बार इफेक्ट आते आते टाइम ज़्यादा लग जाता है, कई बार इफेक्ट उतना नहीं आता, साइज कम आता है, ऐसा हो जाता है। चलो तो लेट्स स्टार्ट। सर कैसे आता है इफेक्ट? तो सुनना भाई, ये इफेक्ट कैसे आता है? आरबीआई कुछ करता है, उसका प्रभाव किस पे आएगा? पहले किस पे आएगा? इंटरेस्ट रेट पे। ऐसे याद रख लो ये बात, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। पहले आरबीआई कुछ करता है, डिसाइड कुछ करेगा, वो कुछ किया, उससे प्रभाव किस पे आएगा? अब वो इंटरेस्ट रेट से फिर किस पे आएगा? अलग अलग चीजों पे इंपैक्ट आता है। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसे। सो स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रभाव ट्रैवल करता है, ट्रैवल करने के लिए हमेशा आपको क्या चाहिए होती है? गाड़ी, मीडिया, और नहीं तो कैसे करेगा? समझिए मेरी बात। मान लो ये अपने घर पे बैठा है, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, मुझे इसको कुछ बात पहुंचानी है, कैसे पहुंचाऊंगा? कोई ना कोई साधन तो होना चाहिए ना पहुंचाने का, मीडिया होना चाहिए। जैसे कि मोबाइल हो सकता है, मोबाइल में भी क्या हो सकता है? बहुत सारे मीडिया हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेक्स्ट मैसेज है, कॉल है, ईमेल है, वीडियो कॉल भी है, स्नैपचैट भी है, लेकिन मेरे पास नहीं है ना कुत्ते बिल्ली वाली ऐप। 2 बार डाउनलोड करी लेकिन मज़ा नहीं आया मेरे को, मैंने डिलीट कर दी उसको। मेरे मैच नहीं कर पा रही थी वो एज को, वाइब को नहीं। वाइब तो बहुत ताबड़तोड़ है मेरी तो वाइब बोल रहा हूँ, वाइफ नहीं बोल रहा। वाइब यू नो वाइब
तो हाँ, तो पल्ले नहीं पड़ता मेरे स्नैपचैट, पता नहीं कैसे चलाते हैं उसको, नहीं आया मेरे को चलाना, नहीं आया उसको, मज़ा नहीं आया मतलब। चलो सो आप बात समझ ही गए होगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कोई भी चीज़ के इम्पैक्ट को पहुंचाने के लिए, इम्पैक्ट इफेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? साधन, मीडिया। तो वो मीडिया, वो साधन, क्या चैनल्स हैं, चैनल्स। तो चैनल्स होते हैं बहुत सारे। अब सुनिएगा, हमको पढ़ने 4 चैनल्स। क्या नाम है? 4 चैनल। नंबर 1 सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल। नंबर 2 क्या नाम है? कैश फ्लो चैनल। नंबर 3 एक्सचेंज रेट चैनल। नंबर 4 फॉरेन एक्सचेंज रेट। कहाँ मर गया बीच में? अच्छा ये छूट गया ना यार, थर्ड तो ये था असेट प्राइस एंड वेल्थ चैनल। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है वो एक्सचेंज रेट चैनल। तो 4 माध्यम होते हैं, 4 चैनल्स जिनसे इंपैक्ट ट्रांसमिट होगा, जिनके थ्रू मतलब आरबीआई कुछ करेगा मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज, और उनसे इन पे प्रभाव कैसे आएगा वो देखना। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एक एक चैनल को, समझेंगे। समझने वाला टॉपिक है, रट्टा मारने वाला नहीं है, समझने वाला है। ठीक है, उसके बाद तो इजी इजी है। करें स्टार्ट? एक सेकंड। चलो ध्यान देना बेटा सब लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वाला इंपॉर्टेंट। सो स्टार्ट करें। पहला चैनल, ढंग से सुनना भाई, मैं फिर बता दूं, मेरी वजह से नंबर नहीं कटता, आप ही की वजह से कटेगा। अगर कटेगा तो मैं हर चीज़ पढ़ा के भेजूंगा। पहला चैनल पढ़ाने जा रहा हूं, अच्छे से सुनना। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का पहला चैनल, क्या नाम है इसका? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल। ठीक है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल। ठीक है, करें स्टार्ट। तो सुनना कैसे इफेक्ट होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है इफेक्ट, देखो आप। तो सबसे पहला है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल। तो देखो क्या लिखा है, मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय चेंजिंग द इंसेंटिव्स फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सर मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, वो कैसे इफेक्ट करती है? देखो मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, कैसे उस पर प्रभाव डालती है? बाय चेंजिंग द इंसेंटिव फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आप सेविंग करते हो ना, बैंक में सेव करते हो, इन्वेस्ट भी करते हो पैसा, वो काय के लिए करते हो? कोई चीज के लिए तो करते हो। अरे हम किस जगह सेव करेंगे, किस जगह इन्वेस्ट करेंगे, तो वो करने से पहले क्या सोचते हो कि बदले में क्या इंसेंटिव मिलेगा। तो क्या करता है मॉनेटरी पॉलिसी, उसी इंसेंटिव पे हिट करता है, और उससे आपके किस पे प्रभाव आएगा? सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे। ऐसे वो इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, वापस बोल रहा हूं। सो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है? इट इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैसे? बाय हिटिंग एट द इंसेंटिव फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट से अपने को जो इंसेंटिव मिलता है, उस पर वो प्रभाव, उस पर हिट करता है, तो इससे वो देश की एक्टिविटीज पे प्रभाव डालता है। अब आप देखना कैसे। बोलो सर कैसे? दिस चैनल अफेक्ट्स द कंजम्पशन, हाउसिंग, इन्वेस्टमेंट। दो 3 नाम है, 3। पहला, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल अफेक्ट्स द 3 थिंग्स। कौन सी 3 थिंग्स है वो? कंजम्पशन पे प्रभाव डालता है, हाउसिंग, इन्वेस्टमेंट। अरे आम जनता लोग बाग क्या करते हैं, घरों में, घर पे भी तो इन्वेस्ट करते हैं, घर वर बनाते हैं ना, वो प्लॉट खरीदना, कंस्ट्रक्शन, ये सब घर बनाना। तो दूसरी चीज क्या है? हाउसिंग, इन्वेस्टमेंट। और तीसरी चीज काय पे इफेक्ट डालता है? बिजनेस इन्वेस्टमेंट। तो पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है? ये सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अफेक्ट्स, इंपैक्ट्स द इकोनॉमी बाय 3 चीज पे हिट करता है, 3 चीज पे इफेक्ट करता है वो। कंजम्पशन, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट, हाउसिंग इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड नहीं हाउसिंग, हाउसिंग घर बनाना, घर वाली इन्वेस्टमेंट, और बिजनेस फर्म्स की काय पे इफेक्ट करता है? इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, कैसे सर? अब आपको सिखाता हूं तीनों चीजें। पहला क्या बोला था मैंने? काय पे इफेक्ट करता है? कंजम्पशन पे। तो आप ये लो, पहली बात बताऊंगा कंजम्पशन के बारे में, दूसरी बताऊंगा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में, और तीसरी बताऊंगा बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो सर पहली चीज, कैसे आरबीआई, देखना आरबीआई क्या चेंज करेगा? मॉनेटरी पॉलिसी। और कैसे इफेक्ट आता है तुम्हारे कंजम्पशन पे, देखो अब आप कैसे आता है। देखो भाई सुनना, आरबीआई क्या कर देता है? आरबीआई लोअर्स
द इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक बोल दो या आरबीआई बोल दो, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट लोअर कर देगा, ठीक है, लोअर करेगा काय पे, बैंक डिपॉजिट्स पे, ठीक है। तो जब रेट इंटरेस्ट ही कम कर देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में डिपॉजिट करने पे इंटरेस्ट ही कम करेगा, तो आप क्या करोगे फिर बैंक में डिपॉजिट, आप बैंक में क्यों जमा कराते हो भाई, ताकि ब्याज मिले। तो आरबीआई देखो पहले क्या करता है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करता है, इंटरेस्ट रेट्स। अच्छा आरबीआई, सर आरबीआई से तो हम लोन लेने जाते ही नहीं, तो आरबीआई कैसे हमारी चेंज करता है, आरबीआई तुम्हारी नहीं करता, तुम्हारे, समझ में आया। तो आरबीआई उसको रेट नहीं दे रहा बढ़िया, उसको कम रेट देता है। कमर्शियल बैंक अपना रिजर्व्स किसके पास जमा करते हैं, तो उसको ब्याज मिलता है, मजाक थोड़ी है। तो आरबीआई वो रेट्स को कम कर देता है, तो आरबीआई वो इंटरेस्ट रेट्स, आरबीआई अपनी इंटरेस्ट रेट्स कम करता है जो वो कमर्शियल बैंक को देता है। तो इन रिटर्न कमर्शियल बैंक भी क्या करता है, जब उसको इंटरेस्ट ज्यादा नहीं मिल रहा है, वो तुम्हें थोड़ी देगा ज्यादा, तो वो भी क्या करता है, इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देता है। समझ में आ रही ना मेरी बात, ऐसे चलता है कि बेटा बुक नहीं बता रही। तो ये कमर्शियल बैंक भी इंटरेस्ट रेट्स कम कर देगा। अब कमर्शियल बैंक रेट्स दोनों को ही कम करता है, समझ गए, रेट्स दोनों की कम होती है। तो ठीक है, अभी तो आप डिपॉजिट्स की बात करो, तो आरबीआई आपको क्या, वो कमर्शियल बैंक आपको क्या दे रहा है, डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट कम कर दी, तो यही तो तुम्हारा इंसेंटिव होता है। व्हाट इज द इंसेंटिव दैट यू एक्सपेक्ट व्हेन यू डिपॉजिट मनी इन द बैंक, ब्याज, कि अच्छा ब्याज मिलेगा। और अगर वो ब्याज ही वो कम कर दे तो उस पर उसने इफेक्ट डाल दिया, उसको कम कर दिया, तो जब ब्याज कम कर देगा तो आप बैंक में डिपॉजिट क्या करोगे, तो बैंक में डिपॉजिट करोगे कम, तो खर्चे क्या हो जाएंगे, जब पैसा बैंक में जा ही नहीं रहा तो फिर दमादम क्या करोगे, खर्चे। समझ में आ गई मेरी बात। तो कंजम्पशन विल, तो सेविंग कम कर रहे हो तो खर्चा बढ़ेगा, फिर तो खर्चे करेंगे लोग, जब पैसा है ही तो खर्चा तो करेंगे, जब बैंक में जमा नहीं कराए तो खर्चे करेंगे। समझ में आई मेरी बात। तो इससे क्या बढ़ा, क्या बढ़ गया, तो यही तो बोला था मैंने, पहला क्या बोला था, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल काय पे प्रभाव डालता है, तीन चीजों पे। पहली चीज कैसे डालता है, ऐसे, काय पे एड किया, तुम्हारे इंसेंटिव पे। समझ में आया, द इंसेंटिव दैट यू गेट व्हेन यू डिपॉजिट द मनी इन द बैंक, सो उसने वो रेट्स ही कम कर दी। आया समझ में, पक्का। तो इससे हाउस होल्ड का कंजम्पशन बढ़ेगा, चीजों की डिमांड बढ़ेगी। चलो समझ में आया, चलो पढ़ लो, रीड कर लो, क्या कह रहा है, lower interest rates on bank deposit reduces the incentives the households get from the money। उसके बाद क्या होता है, instead there is a increased incentive, तो फिर वो पैसे को क्या करते हैं, फिर वो काय में अपना फायदा समझते हैं, बोले खर्च करो, जब जमा नहीं कर रहे तो, जब इंटरेस्ट रेट कुछ बढ़िया मिल ही नहीं रही तो खर्च करो, फिर तो क्या है, टू इंक्रीज, तो स्पेंड देयर मनी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो स्पेंड करते हैं, कंजम्पशन बढ़ जाता है। आया क्या समझ में, पहला समझा दिया। दूसरा, सर कैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट चैनल कैसे इफेक्ट करता है, काय पे, हाउसिंग वाली इन्वेस्टमेंट पे। अब आप देखना, हाउसिंग इन्वेस्टमेंट आप ज्यादातर लोन काय पे लेते हो, सॉरी आप घर काय पे लेते हो, लोन पे ही तो लेते हो ज्यादातर, 99% लोग लोन से ही लेते हैं, है ना भाई। सो लोअर इंटरेस्ट रेट्स, अब मैंने आपको अभी बताई थी एक बात, इंटरेस्ट रेट्स कम होती है तो सबकी होती है, डिपॉजिट की भी और लेंडिंग की भी, समझे, रेट दोनों की कम होती है, और अगर वो डिपॉजिट की भी कम हो रही है तो उसकी भी कमी होगी। समझ में आया, ये होता है, ठीक है। सो सभी की कम होती है। तो अभी हमने ऊपर किसकी बात करी थी, डिपॉजिट वाली रेट की, अब किसकी है, वो लोन बैंक आपको देता है ना लोन, तो सर वो तो पहले आई लगा रहा था, अब क्या लगाएगा, आरबीआई ने कम कर दी, तो आरबीआई, जब आरबीआई उसको कम में दे रहा है तो भैंस की आंख वो भी क्या देगा, सही बात है। जब मैं बाप हूं, मैं कमर्शियल बैंक को कम में दे रहा हूं इंटरेस्ट रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे, तो उसको ये बेनिफिट किसको देना पड़ेगा, अरे आ रही नहीं बात, करनी पड़ेगी, छोटी बड़ी कर दूंगा मैं उसकी, बाप हूं, समझे। अरे यही तो है, आरबीआई ने जब कम करी उसकी इंटरेस्ट रेट्स तो वो भी क्या करेगा, कम करेगा ही करेगा। तो अब सुनना, द लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स, क्या होगा इससे, बोलो, तुम तो ज्यादातर घर काय पे खरीदते हो, तो अगर मार्केट में लोन्स की रेट कम है, लोन लेने की सबकी रेट कम है ना, तो लोन लेने की रेट अगर कम है तो क्या होगा, इट विल एनकरेज द हाउस होल्ड्स, वो लोग हाउस होल्ड्स को क्या करेगा, एनकरेज करेगा, काय के लिए, हाउस होल्ड्स टू बोरो मोर एंड परचेज दी हाउसेस। समझ में आया, वो स्टिमुलेट करेगा, इनकरेज करेगा हाउस होल्ड्स को कि बोले यार कम ब्याज है, बोले और घर ले लो, घर ले लो,
होता है। इंटरेस्ट रेट्स कम होती तो क्या होते हैं, घरों की डिमांड बढ़ती है देश में, क्योंकि घर ज्यादातर कहीं पे लेते हैं, लोन पे। अरे बात समझ में आई क्या, बात ही नहीं पीछे। सो लोअर इंटरेस्ट रेट्स एनकरेजेस द हाउस होल्ड्स टू बोरो मोर एज दे फेस लोअर रीपेमेंट्स। तो सर इंटरेस्ट रेट कम है तो और बोला कम चुकाना पड़ेगा ना, ईएमआई बहुत कम होगी, तो बोला क्या ले लो, घर खूब बोरो करो और उससे क्या ले लो, घर खरीद लो। समझ में आया। तो इससे क्या होगा सर, बिकॉज ऑफ दिस लोअर लैंडिंग रेट सपोर्ट हायर डिमांड फॉर हाउसेस। हाउस क्या होती है, एक असेटी तो होती है, और सिखा चुका हूं तुमको अभी पिछले वाले उसमें, इंटरेस्ट रेट्स कम होने से प्लॉट की कीमत क्या हो गई थी मेरी, भूल जाते हो कि बार बार क्यों बढ़ गई थी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने पे क्या आते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स, डिमांड बढ़ जाती है। समझ में आया, आ गया ना। देखो हाउसिंग इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट कैसे आता है, बिकॉज लोअर लैंडिंग रेट्स। अब वो सारी रेट तो अगर वो लोअर हो रही तो वो भी लोअर होगी, डिपॉजिट रेट लोअर है तो वो भी लोअर होगी। तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम किया तो लैंडिंग की भी तो कम हो जाएगी। तो लैंडिंग की कम होने से क्या होगा, इट विल इंक्रीज द हाउस होल्ड्स टू बोरो मोर एंड बाय हाउसेज। तो हाउसेज की डिमांड बढ़ेगी। आया समझ में, दो इफेक्ट आ गए। देखा कैसे इफेक्ट आ रहा है, चेंज कर रहा है आरबीआई, इफेक्ट आ रहा है देश के कंजम्पशन पे, तुम्हारे कंजम्पशन पे और घरों की डिमांड पे, कैसे ट्रांसमिट कर रहा है, देख रहे हो इफेक्ट, यही तो पढ़ रहे हैं हम, ट्रांसमिशन प्रोसेस। तीसरी चीज काहे पे इफेक्ट डालता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट चैनल, तीन चीज को इफेक्ट करता है ना वो, कंजम्पशन, हाउसिंग इन्वेस्टमेंट और बिजनेस इन्वेस्टमेंट। बिजनेस मतलब फर्म्स, अब फर्म्स इन्वेस्ट करती है, वो भी तो ज्यादातर कैसे लेके करती है, लोन लेके करती है। तो अभी इंटरेस्ट रेट कम ही करी तो फिर सबकी कम होती है। तो इंटरेस्ट, लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑलवेज एनकरेजेस द प्रोड्यूसर्स टू बोरो मोर। बोलो सर अब क्या ऐसे कैसे, सुनो देखो, प्रोड्यूसर के माइंड में बहुत सारे बिजनेस प्रोजेक्ट होते हैं, मेरे माइंड में बहुत सारे बिजनेस हैं, मैं उनको एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, बट फॉर दैट मेरे को क्या चाहिए होते हैं, फंड्स। अब फंड्स बोरो करेंगे, बिजनेस तो बोरो करते ही है भाई, पूरी दुनिया बोरो करती है, मुकेश अंबानी अभी भी बोरो कर रहा है बताओ, बोले और वो तो रिचेस्ट आदमी है फिर भी बोरो कर रहा है। तो बोरो करने से दुनिया चलती है, रोटेशन होती है। जब अगला पैसा दे रहा है मैं क्यों नहीं लूं, क्यों खुद का लगाऊं, अरे आ रही है बात समझ में, तो अगला दे रहा है यार, कम से कम ब्याज पे क्या ही फायदा ही फायदा है। समझ में आ गई मेरी बात। तो क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट्स लोअर होती है तो प्रोड्यूसर, कई बार क्या है, मेरे माइंड में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं लेकिन ना मैं चालू इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनकी रेट ऑफ रिटर्न कम है। समझते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अरे जानते हो क्या, नाम सुने, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं कोई धंधे में इन्वेस्ट करूं तो मुझे उस पर नॉर्मली कितना रिटर्न मिलेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं ना अपन, एनआरआर। तो मान लो मेरा उस धंधे से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और ब्याज की रेट चल रही है मार्केट में, अगर मैं लोन पे पैसा उठा के वो धंधा चालू करूं तो मुझे 11% का ब्याज देना पड़ेगा। तो कोई समझदार प्रोड्यूसर करेगा चालू, नहीं। लेकिन अगर यही इंटरेस्ट रेट कितनी हो जाए, 6, अब क्योंकि लोन पे ले लूंगा 6% पे चालू कर लूंगा बिजनेस और कमा लूंगा कितना, 10, तो फिर भी कितने फायदे मेरा। सो ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के माइंड में बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिनकी रेट ऑफ रिटर्न कम है, बट वो उनको फिर भी स्टार्ट नहीं कर पाते क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई। सो बट इफ द इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूसेस, अगर इंटरेस्ट रेट क्या हो जाए, सो द प्रोड्यूसर्स विल स्टार्ट दोज बिजनेसेस ऑल्सो जिनकी रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कम। तो वो क्यों चालू कर देंगे, बिकॉज द रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स बोलते हैं उसको। समझ गए। आज ऐसे बहुत सारे धंधे, लेकिन मैंने चालू क्यों नहीं किया, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई देन द रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो मैंने इन्वेस्टमेंट्स कम करी हुई है, लेकिन अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स क्या हो जाए, कम। समझ में आया। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन द रेट ऑफ रिटर्न तो क्या करूंगा मैं, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा दूंगा, दमादम वो बिजनेस चालू कर लूंगा। आया समझ में। अरे बोलो, तो देखा कैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होने से किस पे इफेक्ट आता है, इन्वेस्टमेंट पे। तो अगर देश में इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी ना तो इससे इन्वेस्टमेंट को एक क्या मिलेगा, बूस्ट, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स है वो ऐसे बिजनेसेस को भी चालू कर लेंगे जिनमें क्या होती है, लेस रिटर्न, लेकिन वो उसको भी चालू कर लेंगे क्योंकि उसमें भी उनको क्या दिख गया, फायदा। समझ में आया, पक्का। चलो तो फिनिश कर लो, रीड कर लो। ये रहा, लोअर लेंडिंग रेट्स कैन इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बाय द बिजनेस। इन्वेस्टमेंट काय में करते हैं बिजनेस, कैपिटल गुड्स में करते हैं, इक्विपमेंट बिल्डिंग खरीदनी होती है उनको, है ना, क्या चाहिए होता है उनको, पैसा। अब पैसा कहाँ से लाते हैं, लोन लेते हैं, लोन लेते हैं तो क्या बढ़ना पड़ता है, ब्याज। ब्याज को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स। अब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर लोअर है,
अगर मान लो इंटरेस्ट लग रहा है कम, तो उससे क्या होगा, आई विल डिमांड मोर, आई विल मोर इन्वेस्ट, और मैं कैपिटल गुड्स प्लांट मशीनरी में पैसा लगाऊंगा धमाधम, तो डिमांड इन चीजों की बढ़ेगी। क्लियर है? सो दिस मीन्स दैट रिटर्न ऑन दीज प्रोजेक्ट्स आर नाउ मोर लाइकली टू बी हायर देन द कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग्स। पहले चालू क्यों नहीं कर रहा था? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वॉज हायर देन दी रेट ऑफ रिटर्न, बट इंटरेस्ट रेट कम होने से मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। क्यों? बिकॉज नाउ द रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द, आगे ना बात समझ में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम है और कमाई हो रही है उसमें कंपेरेटिवली उससे ज्यादा, सो मैंने वो प्रोजेक्ट्स भी चालू कर लूंगा मैं। सो दिस विल हैव अ मोर डायरेक्ट इफेक्ट। देखा कैसे इफेक्ट पड़ा? डायरेक्ट। तो कहा था ना मैंने, मनी की सप्लाई को कैसे इफेक्ट करता है? डायरेक्टली। और डिमांड को कैसे इफेक्ट करता है? इनडायरेक्टली। सर मैं तुम्हारे हाथ में थोड़ी पैसे थमाए थे उसने घर खरीदने के लिए, इंटरेस्ट रेट से इनडायरेक्ट इफेक्ट आया। और यहां कैसा इफेक्ट आ रहा है? डायरेक्टली इफेक्ट आ जाता है। चलो खैर जो भी है, दिस विल हैव अ मोर डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेसेस टू बोरो। तो इस वाले चैनल का मतलब सेविंग इन्वेस्टमेंट चैनल का सीधा प्रभाव उन बिजनेस पे पड़ता है जो ज्यादातर बिजनेस किससे करते हैं? लोन लेके। ऑब्वियसली जो बिजनेस लोन लेके करता ही नहीं उस पर इसका कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। और मैं तो खुद का पैसा लगाता हूं तो फिर तो इंटरेस्ट रेट से मेरे ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं ना। लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता सर, ज्यादातर लोग किससे किस पे लगाते हैं? बिजनेस लोन से ही करते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होगी तो डेफिनेटली उनकी इंटरेस्ट बढ़े, उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ज़्यादा खरीदेंगे वो कैपिटल गुड्स, ये सब प्लांट इक्विपमेंट ज़्यादा खरीदेंगे। क्यों? बिकॉज नाउ द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज लेस एंड द रेट ऑफ रिटर्न इज मोर। आया समझ? चैनल क्लियर है सभी को? अगले चैनल पे आते हैं बेटा, इसका नाम है कैश फ्लो चैनल। क्या नाम है? अच्छे से सुनना, 5 मिनट है। नहीं नहीं अभी तो तुम्हारी ये घड़ी में है ना। हाँ अरे अभी तो 10 मिनट है। चलो कैश फ्लो चैनल अच्छे से सुनना, ठीक है? 1 सेकंड रुक जाओ बस। एक पीडीएफ चाहिए। हाँ भाई, सामने सामने सामने। कौन सा चैनल पढ़ रहे हैं हम? एग्जाम्पल समझना, बाकी रीड बाद में कराऊंगा। एग्जाम्पल समझो, ठीक है? करें स्टार्ट। देखो भाई, 2 लड़कियां हैं मेरे जीवन में ऑब्वियसली। तो एक है कियारा, ठीक है? एक है सोनू। सोनू है, लड़का नहीं है सोनम नाम है पूरा यार, ऐसे क्या कर रहे हो तुम? सोनू। क्या नाम है? सोनू। मतलब वो तो मैं बोलता हूँ, तुम तो भाभी बोलो। तो हाँ, तो 2 हैं, कियारा और सोनू। ये सोनम कपूर नहीं है, बस इतना मेरा लेवल नीचे नहीं जाता है, समझ में आया? जीवन में हाई स्टैंडर्ड्स, बचपन से मेरे स्टैंडर्ड्स बड़े हाई रहे हैं, तो सोनम कपूर तो नहीं है, ठीक है? लीड है वो हाँ, तो ये जो है तुम नहीं, चलो समझ गए, 2 हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है? चलो क्या है, तुम्हें लगता है लोग ऐसे कैसे बोल रहे हैं यार मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ना मैं बोल सकता हूँ, ठीक है? हाँ भाई, सो वो अभी नहीं, तुमको कभी और पता लगे कि मैं बोल सकता हूँ। हाँ भाई चलो अब सुनना, करें स्टार्ट? अच्छे से सुनना, मम्मी का समझ सबको। करें स्टार्ट? अब सुनो। तो एक कियारा है, ठीक है? मेरी एक है घरवाली और एक है, तो यार बिजी इंसान हूं मैं, तो एक है कियारा और एक है सोनू, ठीक है? अब सुनना, कियारा की कहानी सुनना। कियारा को जानते ही हो तुम? कियारा को तो यू ऑल आर अवेयर ना। कियारा मीन्स एक्ट्रेस है, काम करती है, ठीक है? सो कियारा के पास है ना 30 लाख रुपए पड़े हुए थे। कितने रुपए पड़े हुए थे? 30 लाख। 30 लाख पड़े हुए थे, ठीक है? उसने कहा जमा करा दिया। मैंने कहा बैंक में जमा करा दे इसको, है ना? तो बोला ठीक है बेबी, करा देती हूँ तो उसने बैंक में जमा करा दिए, ठीक है? और उसको अब जमा कराए तो क्या मिलेगा उसको? ब्याज, ऑब्वियसली इंटरेस्ट मिलेगा। सो हाउ मच इंटरेस्ट शी इज गेटिंग? 15,000 पर मंथ एज इंटरेस्ट, ठीक है? कितना ब्याज मिल रहा है कियारा को?
15,000 तो ब्याज ब्याज के आ रहे हैं उसके, ठीक है, बढ़िया एकदम चकाचक, वो मैनिक्योर पेनिक्योर हो जाता है चकाचक। 15,000 आ रहे हैं उसके, है ना, आ रहे हैं इनफ्लो। ओके, इनफ्लो आ रहा है कितना, 15, ठीक है। अब सुनना, अब देखो आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करता है, तो कौन सी वाली को करता है, डिपॉजिट को या लेंडिंग को? ये मैंने पढ़ा है, किसने, किसको करता है वो? इफेक्ट दोनों पे आता है, समझ में आया? रेट्स कम होंगी तो दोनों की होगी, और बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी। समझ में आई ये बात? आज के बाद नहीं गलती करना, ठीक है। चलो तो अब सुनना, इंटरेस्ट रेट जो भी रही होगी, तो 15 लाख पे 30 लाख पे कितना आ रहा है, 15% उसको आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, इनफ्लो होगा भाई, जमा करेगी तो पैसा आएगा ना, डिपॉजिट की रेट आ रही है ना। अच्छा ऐसे ही सोनू, अब सोनू तुम जानते हो पंजाबी इंडस्ट्री में है काम, लेकिन काम वाम ऐसा कुछ है नहीं, तो मेरे पे डिपेंडेंट होती है ठीक है। अब उसको गाड़ी लेनी थी, मतलब 20 लाख की स्कॉर्पियो लेनी है। मैंने कहा ठीक है दिला देते हैं तुमको। तो बोला कैसे? मैंने कहा लोन ले ले। उसने बैंक से लोन ले लिया। अब वो बैंक से लोन लेगी तो उसको तो क्या देना है, उस पर उसको देना है, उसको देना है, ठीक है, ओके सर। तो उसका अभी ईएमआई कितना जाता है, 20,000 पर मंथ। कितना? तो इसका तो इनफ्लो है और उसका इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब मान लो आरबीआई ने मामला कर दिया चेंज, इंटरेस्ट रेट्स को चेंज कर दिया, कम कर दिया, और कम कर दिया तो दोनों कम होगी। अब आप सुनना क्या इफेक्ट आएगा, देखो आप, ठीक है, दोनों ही कम कर दी, ऑब्वियसली दोनों पे इफेक्ट आएगा। अब दोनों पे कम करने से क्या होगा? अब मेरे को एक बात बताओ, कियारा को अब इंटरेस्ट उतना मिलेगा नहीं भाई, इंटरेस्ट रेट कम होगी ना, डिपॉजिट सबकी कम हुई है, तो कियारा को अब 15,000 की कमाई नहीं होगी, ठीक है। तो मान लो कियारा का लॉस हुआ इंटरेस्ट रेट कम करने से, अब उसको उतना इंटरेस्ट थोड़ी मिलेगा, समझ गया? तो कियारा की इंटरेस्ट इनकम अब कितनी हो गई, 12। तो उससे उसके इनफ्लो पे कितना प्रभाव पड़ा, 3,000 क्या हो गया, कम। पहले कितने आते थे घर में, अब कितने आएंगे, कितने कम हो गए, 3,000 का इफेक्ट आया नेट, मतलब माइनस इफेक्ट कितना आया, नेगेटिव इफेक्ट आया 3,000 का, ठीक है। तो उसके तो कम हो गई इनकम, ठीक है, इनफ्लो हो गया कम, है ना, ठीक है। सोनू के देखो, सोनू के पहले कितने जाते थे, तब ब्याज कुछ और था, अभी इंटरेस्ट रेट क्या हो गई, तो अब सोनू के पैसे कम जाएंगे ना। सोनू के पैसे कितने जा रहे हैं मान लेते हैं, अब उसके ना पहले 15,000 की जा रही थी, पहले सॉरी 20,000 की ईएमआई थी, अब कितनी जा रही है, 15 की ईएमआई जा रही है, इंटरेस्ट रेट कम होगी ना उसकी भी, तो उसका अब उसके कितने कम जा रहे हैं, 5,000, उसके 5,000 बच रहे हैं। वो क्या करेगी इससे, मेकअप वेकअप में लगाएगी, शाम को भी तो मिलना है ना, तो ये 5,000 रुपये बचेंगे, मेकअप वेकअप करवाएगी और घूमने फिरने जाएंगे, शी विल स्पेंड ऑन हर सेल्फ एंड माई सेल्फ ऑल्सो, मेरे को भी गोलगप्पे खिला देगी, है कि नहीं। 5,000 बच रहे हैं ना उसके, शी विल डू वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, इट्स हर चॉइस। समझ में आ गई मेरी बात? सो यू डोंट नीड टू जज, इट्स हर चॉइस, कुछ भी करे वो। 5,000 बच रहे हैं ना, पहले कितने देती थी, अब कितने देने, 5 बच रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो करेगी ना वो, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगी ना। अरे समझ गया ना, इसलिए मजाक थोड़ी करा था मैंने, भाई कहीं भी जाएगी, पार्लर जाएगी, है ना भाई, शॉपिंग पे जाएगी, वट एवर शी विल डू, मूवी पे जाएगी, कहीं चाय पिलाएगी, जो भी कुछ तो खरीदेगी। 5,000 रुपये बच रहे हैं ना। अब उसका सुनना, इसके 5,000 बचे, उसके कमाई कम हो गई, इसकी कमाई बन रही है, इंक्रीज हो गई, कितनी, अरे 5,000 बच रहे हैं ना इसके, समझ गए? तो इससे इसका तो बढ़ गया कैश फ्लो, कियारा का क्या हो गया, कम, कितना, 3,000 हो गया कम। कियारा का हो गया, इंटरेस्ट रेट देखो, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट चेंज करी, तो कियारा के तो हो गए कम, और सोनू के फायदा कितना हुआ, उसका कैश फ्लो बढ़ गया 5 से, तो नेट इफेक्ट कितना आया, नेट इफेक्ट पॉजिटिव ही आया ना, माइनस प्लस जानते तो हो ही तुम, समझ में आया? जब नेगेटिव हुआ माइनस, पॉजिटिव इफेक्ट आया 5 का, तो नेट इफेक्ट पॉजिटिव हुआ ना, कितना, 2,000। इसी को बोलते हैं बेटा कौन सा चैनल, कैश फ्लो चैनल। देखा नेट कैश फ्लो फायदा हुआ है नहीं हुआ देश में, तो क्या समझे, इंटरेस्ट रेट्स कम होने से नेट तो फायदा ही होता है देश में, कुछ की इनकम कम, कुछ की इनकम, नेट फायदा, नेट में तो फायदा ही निकलता है। आई कि नहीं आई बात समझ में? कौन सा चैनल होता है ये, कैसे इफेक्ट करता है ये समझा, कैसे इफेक्ट करता है, क्योंकि जो लोग जमा कराएंगे उनकी तो इनकम क्या हो जाएगी,
और जो लोगों ने ले रखा है उनकी भी इनकम क्या, उनको उनकी जेब से अब क्या जाएगा, कम पैसा, तो उनका होगा फायदा, उनका हो जाएगा नुकसान। लेकिन ये फायदा नुकसान नेट निकालेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, तो नेट 2000 फायदा ही हुआ ना देश में। अरे माइनस देश के हिसाब से सोचो, देश में दो ही यही थे ना, इधर घर वाली इधर बाहर वाली, फायदा हुआ कि नहीं हुआ एपीएस का, कैसे 3000 इधर इनकम कम हुई, वो भी तो मेरी है ना, ये भी दोनों ही तो मेरी है ना भाई, तो इधर इधर 3000 की कमी आई कम इनकम में, इधर मेरी कमाई 5 से बढ़ गई, नेट इफेक्ट कितने से बढ़ा, फायदा ही है ना, अपने घर में तो फायदा ही हुआ ना, समझे, क्या समझे, दो बना के रखने का नेट इफेक्ट, और क्या है यार, ऐसे ही है जीवन। चलो बात समझ में आई कि सबको, तो फालतू की बातें नहीं, ये काम की बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो एक कौन सा चैनल था, अरे रुक जाओ, कौन सा चैनल गया कहाँ, लेकिन दिख नहीं रहा है, तो ये नोट्स मैंने भेज दिए, पेज नंबर 18 पे कागज पे लिखना है इसको और चिपकाने का इधर, समझ में आई मेरी बात, और क्या, और इसके नीचे वाला भी एक चैनल है असेट प्राइसेस और वेल्थ, और ये भी इस पे एक कागज पे आज पूरा लिख के इसको चिपका देना, ठीक है। अरे कहाँ तक, यहाँ तक, ये फॉरेन एक्सचेंज चैनल है यहाँ तक, 18, 19, 20 3 पेज कॉपी में लिख के नोट्स में चिपकाने, समझ में आ गया, कल देखूंगा सबके, जिसके नहीं मिला 2 बार लिखवाऊंगा।